अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्विट्जरलैंड के अंदर इन्फ्लेशन क्यों नहीं होती। देखिए, जिस टाइम पर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है और हर कंट्री परेशान है, तब भी स्विट्जरलैंड के अंदर इन्फ्लेशन नहीं हो रही। तो अब वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखें, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस इंक्रीज आ जाए कमोडिटीज में, तो उसे इन्फ्लेशन होना बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन होने के कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन और बेसिक फैक्टर है वो ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी के अंदर अननेसेसरी करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है और उन्हें इशू कर देती है, तब इन्फ्लेशन होती है। अननेसेसरी करेंसी नोट्स प्रिंट करने से होता यह है कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, लेकिन आगे से कमोडिटीज़ की सप्लाई उतनी ही कांस्टेंट रहती है। तो एक कंट्री के अंदर सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आ जाता है और फिर उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती हैं। तो अब आप ये तो समझ गए कि इन्फ्लेशन होती क्यों है। तो अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से हर कंट्री की इकनॉमी पे इफेक्ट पड़ा था। हर कंट्री ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया है और इस वजह से अभी 2021 और 2022 में काफ़ी सारे कंट्रीज को इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ी। इवन कि हम अगर यूएस वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी की बात करें, तो पिछले साल 2021 दिसंबर में जो डेटा था उसके मुताबिक उन्होंने भी 7+% की इन्फ्लेशन को फेस किया है। और ये डेटा था रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले का। और अब तो वॉर हुई है और वॉर की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन, और इस वजह से अभी इन्फ्लेशन ने फर्दर इंक्रीज ही होना है। और इस सब के बावजूद एक ऐसा कंट्री है दुनिया में, स्विट्जरलैंड, जिसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं हो रही। और ऐसा सिर्फ इस साल नहीं हुआ, बल्कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा टाइम में भी उधर इन्फ्लेशन नहीं हो रही। अब जैसे कि इस चार्ट के अंदर भी आपको दिख सकता है कि ओनली 1.6% इन्फ्लेशन रेट रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। हालांकि 2021 में स्विट्जरलैंड के अंदर 1.6% का इन्फ्लेशन रेट था, लेकिन ये तकरीबन ना होने के बराबर ही है। और अगर हम 2009 से अब तक का डेटा देखें, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आधे से ज़्यादा टाइम तक माइनस में ही रहती थी इन्फ्लेशन, और सिर्फ जब अगर इन्फ्लेशन होती भी थी तो वो 1% से भी कम होती थी। तो हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन इज सिंपली अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ें सस्ती होती हैं महंगी होने के बजाय। तो अब सवाल यह है कि स्विट्जरलैंड के अंदर इन्फ्लेशन क्यों नहीं होती? क्या उनका सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स को प्रिंट और इशू नहीं करता? तो इसका जवाब है कि नहीं, बल्कि उनका सेंट्रल बैंक तो करेंसी नोट्स को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में इशू करता है। इवन कि सिर्फ इस साल ही उन्होंने 4 गुना ज़्यादा अपनी करेंसी नोट्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया है, और ये रेट यूरोपियन सेंट्रल बैंक से भी ज़्यादा है। और अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि करेंसी नोट्स अननेसेसरी इशू नहीं करने चाहिए। अननेसेसरी करेंसी नोट्स इशू करने से इन्फ्लेशन होती है, और स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है वो अननेसेसरी करेंसी नोट्स को इशू नहीं करता। तो अब ये समझने के लिए कि एक सेंट्रल बैंक कितने करेंसी नोट्स इशू करना अफोर्ड कर सकता है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक सेंट्रल बैंक करता क्या है। देखिए, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और वो हेड ऑफ ऑल बैंक्स कहलाता है। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास पावर्स होती हैं ये 3 काम करने की। नंबर 1, क्रिएटिंग न्यू मनी, मतलब इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स। नंबर 2, रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट। एंड नंबर 3, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब एक सेंट्रल बैंक प्रॉफिट्स कैसे कमाता है? देखिए, कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक वो मेनली ये 3 काम करके प्रॉफिट्स बनाता है। नंबर 1, गिविंग लोन्स टू गवर्नमेंट्स एंड अदर कन्वेंशनल बैंक्स। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज। नंबर 3, बाइंग एसेट्स सच एज स्टॉक्स, गोल्ड और इवन द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज। अच्छा, अब इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल बैंक न्यूली इशूड करेंसीज को इस्तेमाल करता है। और नंबर 3 पे जो एसेट सेविंग्स हैं वो कहलाती हैं सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, और इसके थ्रू इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे एक कंट्री है और उसके सेंट्रल बैंक के पास हाई गोल्ड रिजर्व्स हैं, और ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेडली कि उस कंट्री के ऊपर एक इन्फ्लेशन का पीरियड आ जाता है या उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है।
मतलब एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है। अब ऐसा होता तब है कि जब भी किसी कंट्री के एक्स्ट्रा करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रही हो कि जितनी डिमांड उससे ज़्यादा की सप्लाई हो जाए करेंसी की, तो उस करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। और फिर सेंट्रल बैंक ये कर सकता है कि अपनी करेंसी को रिस्टोर करने के लिए बाय बैक कर ले, अपने गोल्ड रिजर्व्स को सेल आउट करे और अपनी ही करेंसी को बाय बैक कर ले और उसकी जो सप्लाई है उसको लिमिटेड कर दे, तो उनकी करेंसी की वैल्यू दोबारा से अपलिफ्ट हो जाती है। तो ज़्यादा रिजर्व्स होने का मतलब ये है कि ये इंश्योर करता है किसी भी कंट्री की करेंसी की स्टेबिलिटी को। अगर किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हो तो वो ये ऐसा कर सकता है कि हम अपनी करेंसी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल कर सकता है। अब इस पॉलिसी को आप लैंडिंग पॉलिसी के साथ कंपेयर करें, जिसमें गवर्नमेंट और कन्वेंशनल बैंक्स को लोन्स दिए जाते हैं। अब लोन दे तो दिया, लेकिन अब लोन वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग डेंजर है। और इसके अलावा इस पॉलिसी की वजह से करेंसी नोट्स की एक तो वैल्यू गिरती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है, जबकि ऑन दी अदर हैंड जो करेंसी नोट्स गोल्ड रिजर्व्स के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं उसके ऊपर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती। और इंटरेस्टिंगली स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है वो इन्हीं स्टॉक्स और गोल्ड रिजर्व्स के अगेंस्ट अपनी करेंसी नोट्स को इशू करता है। और सरप्राइजिंगली 91.5% ऑफ द स्विस करेंसी स्विस फ्रैंक्स आर बैक्ड बाय द गोल्ड रिजर्व्स और स्टॉक रिजर्व्स। और इसलिए स्विट्जरलैंड के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होती, इवन दो कि वो काफ़ी स्पीड से करेंसी नोट्स प्रिंट भी करते हैं अपने। और उनके पास जो शेयर्स हैं जिन कंपनीज के, वो भी काफ़ी स्टेबल कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, अमेजॉन, गूगल और डिफरेंट वैल्यूएबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अब एक तो स्विस नेशनल बैंक के रिजर्व्स काफ़ी हाई हैं ऑलरेडी, और हर साल वो फर्दर इंक्रीज करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी की हुई हैं। और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्विस नेशनल बैंक एक तरीके का ह्यूज इन्वेस्टमेंट फंड है, और जब भी स्टॉक मार्केट में बूम आता है तो उन्हें उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब स्विस बैंक की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और गुड स्विस पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से इनके पास दो ऐसे एडवांटेजेस हैं जो पूरी वर्ल्ड में यूनिक है और सिर्फ इन्हीं के पास है। नंबर 1, स्विस सेंट्रल बैंक ने जो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो उनको उसके ऊपर मैसिव प्रॉफिट्स मिलते हैं, जो उनके लिए काइंड ऑफ अ फ्री फाइनेंस होता है अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए। नंबर 2, अब अगर आप एज एन इन्वेस्टर सोचें तो स्विस करेंसी के पीछे 91.5% सॉलिड रिजर्व्स की बैकिंग है। तो इसका मतलब ये है कि स्विस काफ़ी स्टेबल करेंसी है, और जो भी पर्सन अपनी वेल्थ को वेल प्रोटेक्टेड रखना चाहता है वो स्विस करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। वो स्विस फ्रैंक्स को परचेज कर सकता है क्योंकि स्विस फ्रैंक्स का बिल्कुल गोल्ड की तरह ही है, क्योंकि 91.5% उसके बैक पे गोल्ड ही है। तो ये एक बिल्कुल सेफ गार्ड है उन लोगों के लिए जो अपनी वेल्थ को सिक्योर रखना चाहते हैं। और अब स्विस फ्रैंक फर्दर स्ट्रॉन्ग ही होता रहेगा। आप इसकी स्टेबिलिटी का आइडिया इस इलस्ट्रेशन से लगा सकते हैं कि देखें, आपको इतना तो पता चल गया कि स्विस फ्रैंक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए, और जब भी इन्वेस्टर स्विस फ्रैंक्स परचेज करने जाते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि स्विस फ्रैंक्स फर्दर स्ट्रॉन्ग होता रहता है जब भी उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। और जब स्विस फ्रैंक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्विस सेंट्रल बैंक ये करता है कि वो फर्दर करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है और आगे इन्वेस्टर्स को सेल आउट कर देता है, और उनसे मेनली डॉलर्स मिलते हैं। तो फिर उन डॉलर से स्विस सेंट्रल बैंक फर्दर रिजर्व्स खरीद लेता है, और जब उसके रिजर्व बढ़ते हैं तो वो एक गारंटी के तौर पे सामने आते हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और आगे अपॉर्चुनिटी भी दिखती है फर्दर इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह स्विस फ्रैंक एक ऐसे साइकिल में आ चुका है कि उसकी करेंसी फर्दर स्टेबल ही होते जा रही है। और मैं आपको ये पॉइंट ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि करेंसी नोट्स प्रिंट करने से इन्फ्लेशन सिर्फ तब होती है जब वो गवर्नमेंट या बैंक्स को एज अ लोन दिए जाते हैं और विदाउट एनी बैकिंग मार्केट में इशू कर दिए जाते हैं, जबकि स्विस फ्रैंक्स के प्रिंट और इशू के पीछे प्रॉपर बैकिंग होती है रिजर्व्स की। इसलिए स्विस सेंट्रल बैंक स्विस फ्रैंक्स को फर्दर इशू करते रहता है और इन्फ्लेशन भी नहीं होती। और इस तरह पूरी दुनिया में महंगाई होने के बावजूद स्विट्जरलैंड में महंगाई नहीं होती, क्योंकि स्विस सेंट्रल बैंक बहुत स्ट्रांग है, स्विस फ्रैंक करेंसी बहुत स्ट्रांग है। और हालांकि इतने रीजंस इनफ हैं कि मैं आपको समझा सकूं,
कि स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन क्यों नहीं होती, लेकिन इसके अलावा बस एक छोटा सा एस्पेक्ट और है जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट कि स्विस सेंट्रल बैंक बहुत स्ट्रांग है। स्विट्जरलैंड में टैक्स रेट्स बहुत कम है। ऑल्दो स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन नहीं है। अच्छा, टैक्स हेवन का मतलब होता है वो जगह जहाँ बिल्कुल 0% टैक्स होता है। स्विट्जरलैंड में कुछ टैक्स लगता है। कंपनीज की डिजायर होती है कि वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएं और वहाँ से बिजनेस करें, क्योंकि स्विट्जरलैंड में स्किल्ड वर्कर्स बहुत हैं। तो कंपनीज स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ पे रजिस्टर हो जाती हैं, और जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती है, और इसीलिए स्विट्जरलैंड के अंदर 22% पॉपुलेशन फॉरेन वर्कर्स की है। इस सबसे होता यह है कि कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आती है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं और वहाँ पे फॉरेन वर्कर्स भी आते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी फर्दर ग्रो कर रही है, और जिस भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है वहाँ की करेंसी फर्दर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती जाती है, और ये सब पॉसिबल है स्विस गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। ओके, तो इन शॉर्ट स्विट्जरलैंड के अंदर 0% इन्फ्लेशन उनके स्विस फ्रैंक की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और वैल्यू की वजह से है, जो उनके सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से पॉसिबल हो सका है। और इसी वजह से स्विट्जरलैंड के अंदर फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, और इस वजह से स्विट्जरलैंड की करेंसी फर्दर स्ट्रांग होते जाती है और स्विट्जरलैंड प्रोग्रेस करता जा रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।